Assalamu alaikum class. Today our topic is further phylogenetic consideration of reptiles. First of all, we have discussed phylogenetic consideration of reptiles. Phylogenetic basically होता है कि not many years ago it was the fashion to construct the phylogenetic tree, often of the further wonderful design for almost every group of animals and vegetable life. Phylogenetic schemes are always useful when the constructed with proper discrimination and with due regard to the known and the unknown. कि सबसे पहले तो phylogenetic trees को कंस्ट्रक्ट करने के लिए मतलब कंस्ट्रक्ट करने के लिए कि एनिमल्स की भी हम phylogenetic trees को बना सकते हैं, इसी तरह हम प्लांट्स की भी phylogenetic trees बना सकते हैं फ्रॉम डिसेंडेंट टू ऑफस्प्रिंग. Naming taxa is an important for the documentation of life by systematics. For whether it is conducted in the context of traditional rank-based classification or within a phylogenetic framework. The phylogenetic approaches distinguish between the diagnosis of group and its definition, and the distinction form of the basis for the phylogenetic based method of naming taxa, formally referred to the phylogenetic taxonomy and now called the phylogenetic nomenclature. ठीक है कि सबसे पहले तो आप phylogenetic consideration का आपको पता होना चाहिए, उसके बाद फिर हम फर्दर phylogenetic को डिस्कस करते हैं फॉर द रेप्टाइल्स. फर्दर phylogenetic consideration of reptiles. The archosaur lineage diverged about 200 million years ago. जो आर्क्योसोर लाइनेज हैं ये 200 मिलियन ईयर्स एगो एक दूसरे के अंदर डाइवर्ज्ड हो चुकी हैं. द आर्क्योसोर लाइनेज नॉट ओनली इंक्लूड द डायनासोर्स एंड गिव राइज टू क्रोकोडिलियंस, बट इट आल्सो गिव राइज टू टू ग्रुप्स ऑफ मैमल्स. ठीक है. एंशेंट एमनियोर्स अबाउट 280 मिलियन ईयर्स एगो कि जो एंशेंट एमनियोर्स जो हैं वो 280 मिलियन ईयर्स एगो डिस्कवर हो चुके थे. देन वही एंसेस्ट्रल टू बर्ड्स एंड मैमल्स, मतलब उनके जो एंसेस्ट्रल्स हैं वो बर्ड्स एंड मैमल्स तक आकर रुकते हैं. ठीक है. जो आर्क्योसोर्स हैं ये 200 ईयर्स एगो पहले डिस्कवर हो चुके थे. मतलब जो आर्क्योसोर्स नॉट ओनली द डायनासोर्स एंड क्रोकोडिलियंस, बट these are of two group of flyers. Two group of flyers. Number one is pterosaurs. ठीक है. Which are divided into two names. Tyros means wings and saurs mean lizards. मतलब जो टायरोस होते हैं उसके अंदर विंग्स और लिजर्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं. Ranged from sparrow size to animals with wingspans of 13 meters. मतलब ये इनकी जो रेंज होती है वो स्पैरो साइज से लेकर लार्जर एनिमल्स तक होती है. ठीक है. जो इनके विंग स्पैन्स का जो साइज होता है वो 13 मीटर तक जाके जा सकता है. ठीक है. इससे कम भी हो सकता है, लेकिन इनका जो स्पैरो साइज होता है, स्पैन होता है, वो 13 मीटर तक होता है. ठीक है.
अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं द इलोंगेशन ऑफ द फोर्थ फिंगर सपोर्टेड देयर मेम्ब्रेनियस विंग्स, देयर स्टर्नम वाज अडॉप्टेड फॉर द अटैचमेंट ऑफ द फ्लाइट मसल्स। ठीक है, ये इसके फीचर में हम बात करते हैं कि इसकी जो फोर्थ फ्लोटेशंस होती हैं वो मेम्ब्रेनियस विंग्स को सपोर्ट करती है एंड उसको स्टर्नम जो होता है वो उसका अडॉप्टेशंस में उसकी फ्लाइट मसल्स के थ्रू अडॉप्टेशन में उसके काम आता है। ठीक है, जो उसके स्टर्नम है वो फ्लाइट मसल्स के मैकेनिज्म को फॉलो करता है। ठीक है, देन इसके आगे जो आपके फीचर्स हैं वो ये हैं कि जो देयर बोन्स वर हॉलो टू लाइटन एंड स्केल्टन फॉर द फ्लाइट। जो इसकी बोन्स जो होती हैं वो हॉलो टाइप्स की होती हैं जो उसके फ्लाइट स्केल्टन को बरकरार रखने के लिए उसकी हेल्प करती हैं। ठीक है, कि उसको आसानी के साथ फ़्लाइट करने में हेल्प करे। वो अपने जो फ्लायर्स होते हैं, जब विंग्स होते हैं वो मतलब उनके थ्रू उनके पूरा का पूरा स्केल्टन जो होता है वो हल्का फुल्का हो जाता है। ठीक है, देन एज these adaptations are parallel by through not identical to the adaptation in the birds, the descendant of the second lineage of flying archosaurs। ठीक है, कि ये सिर्फ और सिर्फ हम बर्ड्स की बात नहीं कर रहे, जो इसके डिसेंडेंट ऑफ सेकंड लाइनेज ऑफ फ्लाइंग आर्कोसोर्स हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हमने बात की है आर्कोसोर्स की। उसके बाद हम बात करेंगे सिनॉप्सिड लाइनेज की। ठीक है, आर्कियोसोर्स में मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आर्कियोसोर्स जो होते हैं वो 200 मिलियन ईयर्स ईगो डिस्कवर हुए थे। ये सिर्फ और सिर्फ डायनासोर्स या क्रोकोडिलियंस के ऊपर नहीं मुश्तमिल होते ये, बल्कि इसके अंदर मैमल्स भी, बर्ड्स भी शामिल होते हैं। और इनके अंदर जो दो ग्रुप ऑफ फ्लायर्स हैं, एक होता है टायरोसोर्स और दूसरा होता है आपके पास सिनॉप्सिड लाइनेज। टायरोसोर्स का मतलब होता है कि इसके अंदर विंग्स और लिजर्ड्स के ऊपर जो जितने भी एनिमल्स मुश्तमिल होते हैं वो इस आर्कियोसोर्स के अंदर हम उसको रखते हैं। ठीक हो गया। फिर हम इसके बात की है इसके फीचर्स की, करेक्टरिस्टिक्स की, जो इसके जो मतलब स्टर्नम होता है वो इसके फ्लाइट मैकेनिज़्म को बरकरार रखने में हेल्प करता है। और इसके बाद हमने बात की है कि इसकी जो पैरेलल अडॉप्टेशंस होती हैं वो सिर्फ हम बर्ड्स की नहीं करते, बल्कि हम ऑल ऑफ सेकंड लाइनेज ऑफ फ्लाइंग आर्कोसोर्स की भी हम बात करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, देन उसके बाद हम बात करते हैं सिनॉप्सिड लाइनेज की। द सिनॉप्सिड लाइनेज डाइवर्ज्ड अबाउट 320 मिलियन ईयर्स इगो। ये जो एनिमल्स होते हैं ये 320 मिलियन ईयर्स इगो पहले डिस्कवर हो चुके थे एंड इवेंचुअली गेव राइज टू द मैमल्स। और यही जो आपके एनिमल्स हैं ये इवेंचुअली गेव राइज टू द मैमल्स की तरफ हम इसको लेकर जाते हैं। ठीक है, एंड देन आप इसके फीचर्स की बात हम करें, द लेग्स ऑफ द सिनॉप्सिड वर रिलेटिवली लॉन्ग। जो इनकी लेग्स होती हैं वो लॉन्ग्स होती हैं, डिफरेंट एनिमल्स की डिफरेंट साइज की भी हो सकती हैं, एंड हेल्ड देयर बॉडीज ऑफ टू द ग्राउंड। और इनकी जो बॉडीज होती हैं वो नीचे मतलब ज़मीन के ऊपर या ग्राउंड के ऊपर हम इसको देख सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपने फीडिंग कर सकते हैं, अपने सारे के सारे मैकेनिज़्म यहाँ पे कर सकते हैं, देख सकते हैं ये 30 एनिमल्स। अच्छा,
आगे जो इनकी फीचर्स हैं वो हैं टीथ एंड जाज वर अडॉप्टेड फॉर द इफेक्टिव चिमिंग एंड टेयरिंग। जो इनके टीथ और जाज होते हैं ये इनकी जो फीडिंग होती हैं, चाहे वो ग्रास फीडिंग हो, चाहे वो एनिमल्स टू एनिमल्स फीडिंग हो, चाहे वो प्लांट्स फीडिंग हो, तो जितने भी इनकी फीडिंग मैकेनिज़्म होता है वो टीथ और जाज मतलब इनको टेयरिंग करते हैं, खाते हैं, देन वो फिर अपने अंदर स्वेलिंग करते हैं और फिर वही स्टॉमिक वाला डाइजेशन वाला मैकेनिज़्म शुरू हो जाता है। ठीक हो गया। देन अडॉप्टेशन बोन्स वर द इनकॉर्पोरेटेड इनटू द मिडल एयर। जो मिडल एयर होती हैं इनके अंदर एडिशनल बोन्स भी होती हैं, एंड these and other mammalian characteristics adopted between the Carboniferous and the Triassic periods। ठीक है कि बाकी जो मेमेलियन करेक्टरिस्टिक्स हैं वो कार्बोनिफेरस एंड ट्रेसिक पीरियड में भी उसको डेवलप किया गया है। आगे एडवांसमेंट की तरफ हम उसको देखते हैं। देन हम बात करते हैं व्यू ऑफ क्लेडिस्टिक टैक्सोनॉमीज। व्यू ऑफ क्लेडिस्टिक टैक्सोनोमिस्ट में हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द क्लेडिस्टिक्स टैक्सोनोमिक मेथड हैव रिजल्टेड इन री एग्जामिनेशन एंड री इंटरप्रिटेशन ऑफ द एमनियोटिक लाइनेज। एमनियोटिक लाइनेज इज मोनोफाइलेटिक होते हैं। बर्ड्स एंड मैमल्स शेयर अ कॉमन एंसेस्टर विद द रेप्टाइल्स। जो रेप्टाइल्स जो होते हैं उनके अंदर बर्ड्स जिसकी क्लास है एवीज एंड मैमल्स जिसकी क्लास है मेमेलिया, ये शेयर एक दूसरे के साथ मतलब इनके जो एंसेस्ट्रल होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ठीक हो गया। देन आप रूल ऑफ क्लेडिस्टिक एनालिस्ट स्टेट दैट all descendant of most recent common ancestor must be included in a particular taxons। ठीक है कि क्लेडिस्टिक एनालिसिस के अंदर जब आप इनके रूल्स और रेगुलेशंस की बात करते हो तो ऑल डिसेंडेंट ऑफ मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर जो होते हैं मस्ट बी पर्टिकुलर टैक्सॉन, उस टैक्सॉन के अंदर वो मस्ट बी रिकग्नाइज होने चाहिए। ऐसे उनका जो टैक्सोनोमिक रिलेशनशिप होता है वो बरकरार नहीं रह पाता। बट दैट इज नॉट द केस विद द ट्रेडिशनल क्लास रेप्टेलिया। लेकिन जब आप रेप्टाइल्स की बात करते हो या रेप्टेलिया की बात करते हो तो इसके अंदर ये मैकेनिज्म नहीं होता। बर्ड्स एंड मैमल्स आर एक्सक्लूड। इस क्लास में से बर्ड्स और मैमल्स को आप निकाल देते हो, एक्सक्लूड कर देते हो, ताकि इसके अंदर जो टैक्सोनोमिक हायरार्की होती है वो मतलब फ्लक्चुएट ना कर सके। Even though they share a common ancestor with the reptiles, according to the cladistics interpretation, birds should be classified as a reptilia with their closest relative to the dinosaurs। कि जो बर्ड्स होते हैं वो डायनासोर्स के साथ रिलेट करने के बाद हम इसको रेप्टाइल्स के अंदर क्लासीफाई किया है। Similarly, cladistic interpretations take into the close relationship of the mammal and a group of ancient reptiles, the mammal like the reptilia। कि इसे अकॉर्डिंग टू द क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशंस के अंदर हम बात की है कि बर्ड्स जो होते हैं वो डायनासोर्स के क्लोजेस्ट होते हैं, उसकी वजह से इसको रेप्टाइल्स के अंदर रखा गया है, रेप्टाइल्स की क्लास के अंदर रखा गया है। देन इसी तरह सिमिलरली क्लेडिस्टिक इंटरप्रिटेशंस रिलेशनशिप ऑफ मैमल्स एंड ग्रुप ऑफ एंशिएंट रेप्टाइल्स जो होते हैं वो मैमल लाइक रेप्टाइल्स उसको हम कह सकते हैं।
इसकी फेलोजेनेटिक हायरार्की की बात करते हैं, एमनियोट्स की फेलोजनी की बात हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अच्छा, दिस क्लेडोग्राम शो वन इंटरप्रिटेशन ऑफ एमनियोट फेलोजनी। ये जो आपके सामने फेलोजेनेटिक ट्री नज़र आ रही है, ये हम बात करेंगे एमनियोट फेलोजनी की। ठीक है, ये एमनियोटिक फेलोजेनिक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट डायग्राम। Phylogenetic relationship within the amniotes are controversial। मतलब जो फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप है एमनियोट्स का, वो इतना रिलायबल नहीं है। इसके अंदर कंट्रोवर्शियल्स कंडीशंस होती हैं, आई हैं कि मतलब इसके अंदर हम बात इवीज़ की करते हैं, मैमल्स की करते हैं, तो इनको हम अच्छे तरीके से मतलब इसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूलर एविडेंस सजेस्ट दैट द मैमल्स, जो आपके पास मॉलिक्यूलर सजेशंस हैं वो है बेसिकली साइनोप्सिडा। ठीक है, जो आपको नज़र आ रहा है डॉटेड लाइंस के अंदर। दीज लाइनेज इज शोन इन द डॉटेड लाइंस। ठीक है, इस डॉटेड लाइंस साइनोप्सिड स्कल्स जो है ये हम इसको शो कर रहे हैं डॉटेड लाइंस को, जो मैमल्स की तरफ लेकर जा रहा है। ऑल अदर ग्रुप्स, जैसा कि आपके पास है एनोप्सिडा है एंड डायोप्सिडा है, इंक्लूड्स द इवीज हैं। ठीक है, आर द पार्ट ऑफ द रेप्टिलियन लाइनेज। बाकी जितने भी आपके पास ग्रुप्स हैं, चाहे वो एनोप्सिडा है, डायोप्सिडा है या इवीज़ हैं, इवीज़ बर्ड्स जो हैं, ये मतलब सारे के सारे रेप्टिलियन लाइनेज के अंदर हम इनको रखते हैं। These are the groups, Anopsida, Diopsida, includes the Aves, are shown in the solid lines। बाकी जो आपके पास हैं Diopsida है, Aves हैं, आपके पास Anopsida है, ये सारे के सारे आपको डॉटेड लाइन नहीं है, ये सॉलिड लाइन्स के अंदर आपको नज़र आ रही हैं। The traditional classification that excludes the birds from reptilia is not valid because its result is paraphylogenetic grouping। जो हम बात करते हैं इसकी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की, वो इसके अंदर आप बर्ड्स जो हैं वो रेप्टिलिया से निकाल देते हो, मतलब रेप्टिलियन ग्रुप्स के अंदर बर्ड्स इंक्लूड नहीं हैं। ठीक है, in the interpretations shown here, the turtles are grouped with the Diopsida। जो टर्टल्स हैं वो डायोप्सिडा के ग्रुप्स के अंदर हमने उनको इंक्लूड किया गया है। इंक्लूडिंग द टर्टल्स इन डायोप्सिडा इज कंट्रोवर्शियल। ये भी एक कॉन्फ्लिक्ट्स के तौर पर हम इसको देखते हैं। however the molecular evidence suggests that this interpretation, मतलब इसके अंदर जो molecular evidence हैं वो हम इनको डिस्कस करते हैं, देन फिर हमने इनको इस phylogenetic trees के अंदर इंक्लूड किया है। If this interpretation is correct, the absence of the temporal fenestrine is in their skull must be derived characteristics, and the resemblance of the turtle skulls to ancient Anopsida would be the result of the evolutionary convergence। ठीक हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं synapomorphies used to distinguish lower taxa or highly technical skeleton। मतलब उसके बाद हमने बात की है कि साइनोपोमॉर्फीज जो होती हैं वो हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि इनके जो स्केल्टन, टेक्निकल स्केल्टन है जिसको आप स्कल्स यूजुअली कहते हो, वो इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड आर नॉट शो, मतलब वो इसके अंदर हम डिस्कस नहीं करते।
अच्छा, इस फेलोजेनेटिक ट्रीज़ के अंदर डैगर्स जो हैं, ये डैगर्स इंडिकेट्स द सम एक्सटेंट टैक्सा। जो एक्सटेंट टैक्सा हैं वो हमने शो किया है एज डैगर इंडिकेटेड, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है एनॉप्सीडा के अंदर ये डैगर्स की अलामत नज़र आ रही है। अदर न्यूमरियस एक्सटेंट टैक्सा आर नॉट शोन, मतलब बाकी जो नंबर ऑफ एक्सटेंट टैक्सा हैं वो इसके अंदर हमें नज़र नहीं आते। ठीक है, दोबारा हम इसको देख लेते हैं कि साइनॉप्सिड स्कल्स हैं वो मैमर्स को शो करते हैं। बाकी मतलब एनॉप्सीडा है, डायोप्सीडा है या एवीज़ हैं, वो हमने उनको शो किया है एज द सॉलिड लाइंस, जो इस पूरे रेप्टेलियंस ग्रुप को शो करता है। This is all about the further phylogenetic consideration of the reptiles. Thank you so much.